अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की एक और क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, जो कम्प्रीहेंशन ऑफ ए पैसेज होता है। कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इससे पहले कि मैं कम्प्रीहेंशन जो है समझाना शुरू करूं, आप में से वो लोग जिन्होंने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा, कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है जी अंडरस्टैंडिंग, समझना। कम्प्रीहेंशन से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना बेहतर अंदाज में आप किसी पैसेज को समझ सकते हैं और कितना मुख्तसर अंदाज में आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो इसके बाद आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और कोई भी किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आपने ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स इसमें रिलेटिव हैं। ना तो आपने किसी चीज को नेग्लेक्ट करना है और ना ही कोई इरेलीवेंट चीज इसमें शामिल करनी है। अपने अल्फाज में इसके जवाब देने की कोशिश करें। अल्फाज या जो पॉइंट्स की तरतीब है, ठीक है जी, वो जो है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। आपका आंसर जो है वो बहुत कम्पैक्ट होना चाहिए, पूरा आंसर होना चाहिए जी, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। आंसर्स की कोई वर्ड लिमिट नहीं है जी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका कितना आंसर बनता है। कम्प्रीहेंशन से आपने देखना ना तो कोई पॉइंट इसके अंदर से आप ओमिट कर सकते हैं कि ये अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, और ना ही आप सिंगल पॉइंट अपने पास से इसमें शामिल कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं ना शामिल कर सकते हैं। बहरहाल एक क्वेश्चन जो है वो आपकी जिसमें कोई ओपिनियन पूछी गई हो, फिर उसमें इस किस्म की जो कंडीशन या एडिशन होती है वो शामिल हो सकती है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपकी परमिशन या आपकी जो है वो ओपिनियन पूछी गई, फिर उसमें आप शामिल कर सकते हैं अपने पास से। वरना इसी के अल्फाज को या इसी के जुमलों को आपने कंटाक्ट करके और आंसर लिखने होते हैं। कम्प्रीहेंशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास पैसेज आता है, बेशुमार टेक्निक्स हैं कम्प्रीहेंशन ऑफ ए पैसेज करने के, लेकिन चंद एक मशहूर उनमें से कोई एक जो है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो जो है वो पैसेज को समझना है जी, क्वेश्चन को पढ़ना है जी, क्वेश्चंस को, और इससे पता चल जाएगा जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पैसेज के, उनका आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने पैसेज पढ़ना है जी, और जितने भी इसके मीनिंग्स हैं, जो एपरेंट मीनिंग्स हैं और डीपर मीनिंग्स हैं, और हर लाइन के अंदर उनको आपने अंडरलाइन कर लेने। अपने आप से पूछना आप कौन सा टॉपिक जो है वो ज़ेरे बहस है जी पैसेज पढ़ते हुए, ये किस टॉपिक पे ये लिखा जा रहा है। और इस सवाल का जब आंसर आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको ये इस काबिल बना देगा कि आपको कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो आप समझ जाएंगे। अब आप कोई भी पॉइंट पिक भी कर सकते हैं या ओमिट भी कर सकते हैं दोबारा। आप पैसेज को दोबारा आप पढ़ेंगे जी। नंबर 3 पे तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि अगेन रीड द पैसेज।
अगर कोई पॉइंट आपको क्वेश्चन 2 से रेलेवेंट लगता है तो उस पे आपने निशानी लगा लेनी है एज टू, नंबर 2 की निशानी लगा देनी है, कहीं नंबर 2 लिख देने। इसी तरह तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपने क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उनको ईयर मार्क कर लेना, उनकी निशानी लगा देनी, 1 2 3 कर लेना, ठीक है, कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब पॉइंट्स को आपने नंबर 5 पे इकट्ठा कर लेने, उनको ईयर मार्क कर लेने, नंबर 1, इसी तरह योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज रेडी, ठीक। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है रेडी हो जाएगा। कुछ खास वर्ड्स या कंजंक्शंस जो है वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपको आपका आंसर मिल सके आसानी से, कम्पैक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर आपको मिल सके। और ये अल्फाज हैं जी, बिकॉज, देयरफॉर, सिंस, ऑल्दो, प्रोबेबली एंड बट, ठीक है जी। बिकॉज का मतलब क्योंकि, देयरफॉर भी क्योंकि होता है, सिंस क्योंकि होता है, ऑल्दो अगरचे होता है, प्रोबेबली इत्मालन होता है, एंड बट और लेकिन, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज। एक और एहतियात आपने करनी है जी, हमेशा मुदर्जे ज़ैल 4 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। एक तो आपने ये करना है कि कीप टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट आपने रहना। नंबर 2 ये आपने करना है कि अननेसेसरी कोई डिटेल्स में आपने नहीं पढ़ना। अगर कोई एग्जांपल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उनको निकाल ही देना है। नंबर 3 पे उस वक्त तक आपने कमेंट्री नहीं करनी, अपना तबसरा, अपनी जाती राय नहीं देनी जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि आप कोई जाती राय दें। तकरीबन हमेशा आपने जो ऑथर का, जो राइटर का मटेरियल है इस टॉपिक पर, अपने अल्फाज में उसको आपने रिपीट कर देना। पैसेज के अंदर दिए गए जो पॉइंट्स होते हैं उनकी आप मालिक होते हैं, कस्टोडियन होते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे एक और आपने काम करना है जी, कि हमेशा ऐसा होता है कि पैसेज के अंदर कोई जबरदस्त किस्म के अल्फाज होते हैं, उनसे आप लालच में मुब्तला हो जाते हैं जी, टेम्पटेशन आप में आ जाती है, लालच आ जाती है कि नहीं ये वर्ड तो बहुत अच्छा है, मैं इसको लिख लूं तो मेरा क्वेश्चन जो है बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, या आंसर बड़ा जबरदस्त बन जाएगा, मैं यहां से लफ्ज जो है चुरा लूं, ठीक है। तो कोशिश करें डोंट बोरो वर्ड्स। पैसेज के अंदर से कोई अल्फाज आपको मुस्तार लेने की या उधार लेने की जरूरत नहीं। अपने अल्फाज जितने आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे इतना ही एग्जामिनर पर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बैड इम्पैक्ट डालना है तो यहाँ से अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है, वो उसका फिर मार्क्स भी ऐसे ही पूरे से ही मिलेंगे, फायदा कोई नहीं उसका, बल्कि बाद का तो मिलता ही नहीं है सिरे से। अच्छा, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है जी? क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मुदर्जे ज़ैल पैसेज को पढ़े। अब ये एक स्पेसिफिक सॉल्व पैराग्राफ है आपके सामने, हलशुदा एक नमूने के तौर पे पैराग्राफ आपके सामने मैंने रखा है कि किस तरह ये बोर्ड वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मुदर्जे ज़ैल पैसेज को आपने पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर देना है। नंबर 10, इसके 10 मार्क्स है जी। पैसेज कुछ इस तरह का मिलता जुलता ही होगा, या ऐसा होता है, या बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। नेचर इज ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड, कुदरत की एक बहुत बड़ी तख्लीक है। नेचर, फितरत जो है वो कुदरत की, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तख्लीक है। ओमनीफेरियस फ्लावर्स, ओमनीफेरियस का मतलब है तमाम किस्म के फूल,
हर्ब्स आ जाती हैं, जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, दरख्त वगैरह, ये सारे फितरत को बनाते हैं, नेचर को बनाते हैं। तो ये अल्लाह ताला को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी अक्कासी करती है ये नेचर, इसके बनाने वाले की अक्कासी करती है। रोमांटिक पोइट्स जो हैं ये नेचर की जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, उस पर बड़ा यकीन करते हैं। सेंट्स पूरी दुनिया में जितने भी हैं, उन्होंने फितरत के अंदर, कुदरत के अंदर अल्लाह ताला को तलाश करने की कोशिश की कि अल्लाह ताला जो है वो कुदरत की गोद में, नेचर की गोद में आराम फरमाते हैं। नौबिला मिन ज़ालिक, ये तो उनका नजरिया है, हमारा इस्लामी नजरिया कुछ और हो सकता है, ठीक है, ये राइटर का कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कुछ और ही होगा, ठीक है। नंबर 2 पे वर्ड्सवर्थ जो है वो एक बहुत, आप ये समझिए कि बहुत बड़ा वर्शिपर है नेचर का, उसको नेचर बहुत अच्छी लगती है, फितरत बहुत अच्छी लगती है, और उसके लिए जो फितरत है वो एक जिंदा अमल है जो ह्यूमन कैरेक्टर को, इंसानी किरदार को रिफॉर्म भी कर सकता है, उसमें इस्लाह भी ला सकता है और उसमें बेहतरी भी ला सकता है। विलियम डेविस तो ये रिकमेंड करता है कि कुदरत के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं या मिलते हैं फितरत के साथ, तो ये एक हमारी जिंदगी की परेशानियों और दुखों के लिए एक दवा का काम करती है। और फितरत की जो तबई वैल्यू है, तबई अहमियत है, वो एक और इसका पहलू है जिसने इंसान को बहुत ज्यादा फायदा दिया। और इस तरह जो नेचर है, फितरत है, महज वेजिटेशन नहीं है, महज सब्जा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे इंसान के लिए असबाब पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता है जी कि मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो रेड कलर के मैंने कर दिए, वैसे पेपर में रेड कलर के नहीं होते, इनके मीनिंग्स हैं। ऐसे ये नंबरिंग भी नहीं होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग की खातिर ये मैंने नंबरिंग लगा दी है, वैसे नंबरिंग होगी नहीं। ओमनीफेरस का मतलब होता है ऑल टाइप्स। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है रेवलेशन या जाहिर करना। रिटायरिंग होता है आराम करना, रेस्टिंग। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपका अच्छा रीडर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मुश्किल अल्फाज होते हैं और जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते या कोई रीडिंग वगैरह नहीं करते तो ये आपके लिए जरा मुश्किल हो जाता है इनके मीनिंग्स जो है वो आप देना। वैसे आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहे होते तो फिर कुछ वर्ड्स आगे के देख लें, नेबरिंग वर्ड्स देख लें, कुछ पहले से देख लें, 2-3 वर्ड्स पहले से देख लें, 2-3 वर्ड्स बाद में देख लें, तो आइडिया लिखा के मीनिंग्स भी आप लिख सकते हैं अगर आपको ना आ रहे हो। 90% आइडियाज सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मॉरल एडवांटेजेस ऑफ नेचर। तो कुदरत के जो इखलाकी फायदे हैं वो भी हमें बताएंगी, ठीक है। तो इसके भी 2 मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहां से उठाता है इसका आंसर। नेचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेकर, ठीक है। नेचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड उसने कर दी है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी अगर लिख दे तो तब भी तरह और रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड लिख दे और अच्छा हो जाएगा।
It can inform and inspire man about God. یہ انسان کو معلومات بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو انسپائر بھی دیتا ہے، جذبہ بھی دیتا ہے، اور یہ انسان کی روحانی بلندی کا ایک ذریعہ بھی ہے، انسان کو اسپریچولی اسکیلیٹ کرتا ہے۔ انسانی کردار کی اصلاح بھی کرتی ہے قدرت، نیچر جو ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کے قریب آتے ہیں ان کو یہ ماں جیسی محبت دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کا پیراگراف آپ کے پاس آئے گا۔ اب ایک اور سوال آتا ہے، کوشچن نمبر 3 آپ کے پاس آ جاتا ہے اسی میں۔ اب وہ آپ سے کہے گا رائٹ ڈاؤن دی پریسز آف دی پیسج اینڈ سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل، کہ اس پیسج کی ایک پریسز لکھیں اور ایک سوٹیبل ٹائٹل بھی لکھیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آتا ہوں پریسی کی طرف۔ پریسی لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، 2 کوشچن کے آنسر دیتی ہیں یا 3 کے، ہو سکتا ہے بعض اوقات یہاں پہ ایک اور کوشچن بھی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح یہاں پہ 4+1 کر دیتے ہیں، 2 اور 2 6، 3+1 کر دیتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو ایک کوشچن کا آنسر تو دے دیا۔ عموماً وہی پوائنٹس آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور پریسی بھی یہی ہوتی ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو اکٹھا کر دینا۔ کوشچن کے آنسرز بھی آپ اگر کچھ تھوڑے سے الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ لکھ دیں تو تب بھی آپ کی پریسی بن جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کتنی لائنز ہیں پیسج کے اندر، میں نے کاؤنٹ کی ہیں 7 لائنز ہیں، تو تیسرا حصہ جو ہوتا ہے پریسی ہوتی ہے، 3 لائنز بن گئی ہیں یا 4 لائنز بن گئی ہیں۔ لیکن پیپر پہ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میری کتنی لائنز بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے آپ نے پیسیج لکھنی ہے۔ اگر 6 لائنز کا پیسیج ہے تو آپ نے 3 لائنز کی پیسی لکھ دینی ہے، 7 لائنز کا پیسیج ہے تو 3 لائنز آپ اور کی پیسی لکھ دینی۔ یہ آپ جب ان لائنز کو اس کو لکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی 4-5 لائنز بن جائیں پیپر پر۔ تو پریسی اس میں دوسری یہ کہ ٹاپک جو ہے وہ 2 اس کے بن سکتے ہیں، نیچر ریفلیکٹس گاڈ، نیچر اینڈ گاڈ، یہ بھی بن سکتا ہے، لیکن صرف آپ نے ایک لکھنا ہے، یہ بھی ساتھ آپ نے نہیں لکھنا، یہ بھی نہیں لکھنا ساتھ، ٹھیک ہے۔ صرف ایک ٹاپک آپ نے لکھنا ہے، 2 اکٹھے میری طرح لکھیں گے، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے لکھے ہیں نا۔ آپ نے 2 نہیں لکھنے، آپ نے ایک ہی ٹاپک لکھنا ہے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ آنسر اس کا بنتا ہے نیچر از ریفلیکشن آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی ایک کاس ہے قدرت، یہ انسانی کردار کی اصلاح کرتی ہے۔ جتنے بھی رومانٹک پوئٹ ہیں قدرت کی جو روحانی ایسپیکٹس ہیں، روحانی فائدے ہیں، ان پہ یقین کرتے ہیں۔ ولیم ڈیویز ایک پوئٹ ہے، وہ تو نیچر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو کم کرنے کا کام دیتی ہے، ان کو کم کرتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے فطرت کو دیکھ کر۔ آپ جب بھی ہلی ایریا میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، مختلف قسم کے پھل پھول پودے درخت دیکھتے ہیں تو آپ ایسے اس کے اندر گم ہوتے ہیں کہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، رب یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو بند کرتے ہیں بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم۔ پھر کسی اور ٹاپک پہ آپ کا پیسج